मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आज हम लोग भारत में शिक्षा का विकास देखेंगे, किस तरीके से भारत में जो है शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन समय से लेकर के थोड़ा सा प्राचीन और मध्यकाल की शिक्षा का भी थोड़ा सा देखेंगे, सेंटर्स कहाँ कहाँ थे, और फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों के शासनकाल में। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से समझ लें, तो ये लगभग 2 क्लास में ख़त्म होगा। तो मतलब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा का सिस्टम है जो यहाँ भारत में, तो अंग्रेज़ों से जो शुरू होता है, उसके बाद में जो अभी 2020 की पॉलिसी है वहाँ तक हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे, जिससे कि कम से कम जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी हो जाए पूरी तरीके से। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। देखो, प्राचीन समय की जो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा प्रणाली था, विश्व में कहीं ऐसा नहीं था। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो भारत में जो है विश्वविद्यालय हुआ करता था। उस समय दुनिया में और कहीं विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था इस तरीके से, जैसा भारत में एजुकेशन सिस्टम था ऐसा नहीं था। उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो पाकिस्तान में था तक्षशिला। कौन था? प्राचीन समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो जहाँ पर पढ़ करके बहुत से चाणक्य जैसे लोग वहाँ के आचार्य हुआ करते थे, और काफ़ी लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन समय में। और इसके अलावा जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में। बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा। नालंदा के बारे में जो है आपको पता नहीं होगा, एक बख्तियार खिलजी नामक जो है आक्रांता था, जो भारत में आया था, बिहार वाले क्षेत्र का वो गवर्नर था। उस समय मोहम्मद गौरी के साथ आया था, उसका दास था। तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय था, पूरा विश्वविद्यालय ही जलाकर राख कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जलाकर नष्ट कर दिया था। और यहीं पर जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बिहार में ही। विक्रमशिला गुजरात में नहीं है, यहीं पर बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। और गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय हुआ करता था। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय होता था। और दक्षिण में जो है तमिलनाडु में कांची विश्वविद्यालय था। कौन सा? कांची विश्वविद्यालय। तो ये सब शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्स थे। प्राचीन समय में शिक्षा के महत्वपूर्ण सेंटर्स थे। कहाँ कहाँ? तक्षशिला में था, नालंदा और विक्रमशिला में था, वल्लभी में था, कांची में था। और मध्यकाल में इतना खैर शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। मध्यकाल में शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जौनपुर बहुत बड़ा सेंटर था शिक्षा का। कौन सा? जौनपुर। जौनपुर शिक्षा का अच्छा सेंटर था। यहीं से जो है शेरशाह सूरी जैसे लोगों ने जौनपुर से ही शिक्षा ग्रहण किया था। और जौनपुर के अलावा अजमेर भी शिक्षा का सेंटर था। तो मध्यकाल में जो है ये कुछ सेंटर्स थे। लेकिन हमको आज अध्ययन किसका करना है? अंग्रेज़ों के समय की शिक्षा नीतियाँ और किस तरीके से भारत में जो है शिक्षा जो है डेवलप हुई, इसका विकास हुआ। तो वो सारा हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि लगभग 2 क्लास में पूरा होगा। तो आज हम लोग वुड डिस्पैच तक देखेंगे। देखो, भारत में जो अंग्रेज़ों के समय में है, तो यहाँ पर शुरुआत होती है 2 सेंटर से। अंग्रेज़ों के समय में 2 सेंटर उभर करके आते हैं। एक होता है कलकत्ता। भाई जाहिर सी बात है, कलकत्ता उसमें जो है व्यापारिक सेंटर था, तो वहाँ पर जो है शैक्षणिक सेंटर भी बनेगा। तो कलकत्ता में 1781 ईस्वी में यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता की आबादी मोस्टली ज़्यादातर थी मुसलमानों की। किसकी थी? मुसलमानों की। तो 1781 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा स्थापित किया। क्या स्थापित किया? मदरसा। तो भारत में, आधुनिक भारत में पहला शिक्षा का केंद्र स्थापित होने वाला क्या था? मदरसा था। क्या था? मदरसा था, जो कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता कहते हैं। और किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने। और अगर बनारस की बात करें, बनारस भी एक सेंटर था उस समय एजुकेशन का। बनारस की अगर बात करें तो इसके 10 वर्ष बाद 1791 में
जोनाथन डंकन एक व्यक्ति थे, जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन के प्रयास से यहाँ पर संस्कृत इस कॉलेज खोला गया। कौन सा कॉलेज? संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो दोनों समानांतर अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। संस्कृत कॉलेज यानी जो है हिंदू संस्कृत और हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जोनाथन डंकन ने कहाँ पर जो है संस्कृत कॉलेज खोला? बनारस में। तो यहाँ से प्रश्न आता है, बनारस चूँकि हिंदुओं का जो है हब था, बनारस जो है हिंदू धर्म का हब था और कलकत्ता मुस्लिम धर्म का था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में क्या खोला? मदरसा खोला। और जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय खोला, संस्कृत इस कॉलेज खोला। कहाँ पर? बनारस में। ये हो गया आपका जो है कलकत्ता, ये यहाँ कलकत्ता हो गया और ये हो गया आपका वाराणसी बनारस। ठीक है, तो यहाँ पर खोला गया मदरसा, पहला एजुकेशन स्कूल, पहला मध्यकाल आधुनिक भारत में खुलने वाला पहला स्कूल कौन सा? मदरसा। और 1781 में कब खुला? 1781 में। और 1791 में जोनाथन डंकन के नेतृत्व में क्या खोला गया? संस्कृत विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय को जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, तो संपूर्णानंद के नाम पे ही इसका नाम बाद में पड़ता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसका नाम ही बाद में बदलकर आज भी है ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अगर संस्कृत से कुछ भी डिग्री लेनी हो आपको तो बनारस जा करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से डिग्री ले सकते हो। वही संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसको पहले किसने स्थापित किया था? जोनाथन डंकन ने 1791 में। यानी बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना। अगर किसी मतलब हिंदू धर्म की कोई कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे पुराना कौन सा कॉलेज है? संस्कृत विद्यालय, जो आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये तो बनारस की बात हो गई। अब सब ज़्यादातर विकास होता है आपका कलकत्ता वाले क्षेत्र में। पहले यहाँ देखते हैं कलकत्ता को। तो कलकत्ता में 1784 ईस्वी में जो है यहाँ पर विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ति थे जिनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। विलियम जोन्स जो है चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो भी ग्रंथ है, संस्कृत में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो आपका जो है गीता हितोपदेश हो, ठीक, तो इन सब अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की हो, इन सब जो संस्कृत ग्रंथ थे, इन ग्रंथों को समझने के लिए इन्होंने, विलियम जोन्स ने कहा कि एक अनुवाद विभाग स्थापित करते हैं। क्या? अनुवाद विभाग, जिसको संस्कृत से यूरोपीय भाषा में अनुदित किया जा सके, अनुवाद किया जा सके। तो विलियम जोन्स के प्रयास से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब बंगाल नाम है तो कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल में। कहाँ पर स्थापित हुआ? बंगाल में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्थापित किया? विलियम जोन्स ने। किसने स्थापित किया? विलियम जोन्स ने। और कब स्थापित हुआ? 1784 में। और किस लिए स्थापित किया गया? संस्कृत किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, संस्कृत किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो इसके अंतर्गत कई किताबें अनुदित की गई। ठीक है, लेकिन इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से पूर्व ही 1776 में भारत में मनुस्मृति का जो है अनुवाद हो चुका था। किसका? मनुस्मृति। एक किताब है, पुरानी किताब है, प्राचीन ग्रंथ है ये मनुस्मृति। इसका अनुवाद हुआ था जो है 1776 में इंग्लिश में। ये संस्कृत की पुस्तक थी, तो इसका अनुवाद हुआ था ए कोड ऑफ जेंटुलाज। ए कोड ऑफ जेंटुलाज, इस नाम से इस पुस्तक का अनुवाद हुआ था। क्या? ए कोड ऑफ जेंटुलाज। ये याद रखना। अभी कहीं प्रश्न आ जाता है, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज ये किस भारतीय ग्रंथ का संस्कृत इंग्लिश अनुवाद है? मनुस्मृति का। किसका? मनुस्मृति का। तो प्रश्न आएगा, आधुनिक भारत में सबसे पहली पुस्तक जो संस्कृत की थी उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उस पुस्तक का क्या नाम था? मनुस्मृति। एशियाटिक सोसाइटी तो 1784 में स्थापित हुई, लेकिन इसके पहले ही 1776 में ये कोड ऑफ जेंटुलॉज। जेंटुलॉज का मतलब होता है जो उस समय मनुस्मृति में क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लिखा गया है पूरा। तो उस व्यवस्था को क्या कहा गया, मतलब जो ब्राह्मण व्यवस्था थी उसको कहा गया जेंटुलॉज। ब्राह्मण के नियम सिद्धांत जो थे हिंदू धर्म में जो है, तो उसको क्या कहा गया? जेंटुलॉज। इंग्लिश में क्या कहा गया? जेंटुलॉज। तो ये कोड ऑफ, कोड मतलब संहिता,
ब्राह्मण के जितने भी सिद्धांत थे उसको एक संहिताबद्ध किया गया, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और ये वास्तव में मनुस्मृति था जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि भारत में, आधुनिक भारत में पहली पुस्तक कौन सी थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और किस नाम से हुआ? तो मनुस्मृति थी। और इसका किस नाम से हुआ? ए कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से इसका अनुवाद हुआ। ठीक। और जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत कई पुस्तक जो है अनुदित किए गए। इसी में जो है आपका भगवत गीता का अनुवाद किया गया। ठीक है, भगवत गीता का अनुवाद हुआ। और इसी में आपका जो है हितोपदेश का अनुवाद हुआ, हितोपदेश। और इसी में आपका अनुवाद हुआ आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया गया। जैसे भगवत गीता हितोपदेश विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विल्किंस ने। एक अंग्रेज थे विल्किंस महोदय, जिन्होंने भगवत गीता और हितोपदेश का किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में, विल्किंस ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का स्वयं विलियम जोन्स ने अनुवाद किया। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि इन किताबों को अनुवाद करने वाला कौन था? तो भगवत गीता को किसने? विल्किंस ने अनुवाद किया था। किसने अनुवाद किया था? विल्किंस ने। और इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स महोदय ने। तो इस तरीके से ये किताबें अनुवाद की गई थी, इसलिए क्योंकि भारत जो है साहित्य में बहुत समृद्ध हुआ करता था। भारत को जो संस्कृत साहित्य था बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। तो उस ज्ञान को पाने के लिए अंग्रेज जो है बहुत लालायित थे। तो उसको सभी को संस्कृत आती नहीं थी अंग्रेज़ों को। तो उन्होंने जो है कहा कि इसको अपने भाषा में जो है अनुवाद करा दिया जाए, जिससे सब लोग पढ़ करके, जो भी विद्वान हैं, पढ़ें और समझें, भारत की संस्कृति को समझें। क्योंकि भारत में अब क्या करना है, इनको लंबे समय तक शासन करना है। तो भारत की संस्कृति और समाज को समझने के लिए भारत की पुस्तकों का सहारा लिया जाएगा कि नहीं? भारत की पुस्तकों का अध्ययन किया जाएगा, तभी तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय पुस्तकों को जो संस्कृत में थे उनको अनुदित किया गया। और किसके बैनर तले? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बैनर तले, जो कि क्या था? अनुवाद विभाग था एक तरीके से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको विलियम जोन्स ने 1784 में स्थापित किया था। यहाँ तक समझ गए। और इसके आगे बढ़ें तो कलकत्ता में ही 1800 ईस्वी में वेलेजली ने एक कॉलेज स्थापित किया था प्रशिक्षण के लिए, ICS की प्रशिक्षण के लिए। क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी किसने? वेलेजली ने। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, इसको हालांकि कल पढ़ा चुके हैं। तो लेकिन ये बाद में 1802 ईस्वी में ये बंद कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा नहीं चला, 2 वर्ष तक ये कॉलेज रहा। फिर बाद में प्रशिक्षण के लिए हैरीबेरी में 1806 में खोला गया था। लंदन में ही हैरीबेरी है, वहाँ पर खोला गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापित हुआ। किसने स्थापित किया था? वेलेजली ने। सहायक संधि वाला वेलेजली, जो कि 1798 से 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल रहता है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक। इसके बाद में 1813 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है 1813 में। 1813 का क्या आता है? चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि भारत में शिक्षा को जो है बढ़ाने के लिए 1 लाख का बजट तैयार किया जाता है, शिक्षा बजट 1 लाख रुपए का। तो पहला प्रश्न यहाँ से आएगा, पहला कौन सा जो है चार्टर एक्ट था जिसके तहत शिक्षा के विस्तार के लिए, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजों ने पैसा खर्च किया? तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा चार्टर एक्ट? 1813 का। तो 1 लाख रुपया इस चार्टर एक्ट में जो है रिलीज किया गया भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार पर। देखो, वो अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे कुल मिलाकर के। उनको भाई यहाँ तो कुछ गिने चुने लोग ही आए थे अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए, जो अधिकारी होते थे, जो मतलब बिजनेसमैन व्यापारी होते थे। लेकिन सारा सिस्टम चलाना है तो ज़्यादा लोगों की भर्ती होनी चाहिए ना। अब भारत में मध्यकाल में जो शिक्षा का सेंटर था, मध्यकाल वाले समय में क्या हुआ था? शिक्षा बहुत ज़्यादा अधोगति में चली गई थी। शिक्षा मध्यकाल में अधोगति में, क्योंकि जो उस समय जो सल्तनत काल था और मुगल्स थे, इन्होंने शिक्षा को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुस्लिम सत्ता जब थी भारत में मध्यकाल में, तो इतना ज़्यादा विकास नहीं होता शिक्षा का। प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा शिक्षा का विकास हुआ था। उसमें बहुत अच्छे लोग भारत में जो है पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है, और एक्चुअली यूरोप में अभी क्या हो रहा था, वहाँ पर आधुनिकीकरण शुरू हो गया था।
तो वहाँ पर जो है धर्म के अलावा बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता था, इतिहास, भूगोल, दर्शन, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका नक्षत्र विज्ञान, इन सब चीज़ों पर। तो भारत में सिर्फ ये पढ़ाया जाने लगा कि जो है अपना नाम लिखना सीख जाए लोग, थोड़ा सा टूटी फूटी अंग्रेजी सीख जाएं, जिससे कि हमारा काम कर सकें और क्लर्की का काम कर सकें। उनको अधिकारी नहीं बनाना है, उनको राइफल दे करके सैनिक बनाना है, उन्हें हमारे कार्यालय का क्या बनाना है, बाबू बनाना है। तो बाबू कल्चर वहीं से डेवलप हुआ है, अंग्रेज़ों के ही समय से ही बाबू कल्चर जो आप देखते हो कार्यालयों में बाबू होते हैं, बाबू का काम क्या होता है, पिच पिच थूकते रहते हैं बैठ करके कार्यालय काम करते करते। तो और वहीं से कल्चर आया है ये। तो उनको कम शिक्षित करना, ज़्यादा शिक्षा दे देंगे अंग्रेज तो फिर क्या होगा, वो जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अधिकारी बनने के जो है हो रहेंगे। वैसे देख रहे हो आपने जो है बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, शिक्षा का उतना अच्छा स्तर नहीं था, फिर भी इसके बावजूद भी तो अगर उनको थोड़ा सा भी साधन मिल जाए पढ़ने का तो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा सा शिक्षित करना सोचा कि पॉपुलेशन जो है शिक्षित हो जाए, जिससे कि हमको शासन करने में आसानी हो, क्योंकि उनको हम सैलरी देंगे और सैलरी देंगे तो हमारी बजाएंगे ना। तो इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट जो आया उसमें 1 लाख, तो यहाँ से प्रश्न आता है कभी कभी कि 1800 चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में अंग्रेज़ों ने शिक्षा के प्रसार के लिए जो है कितने लाख रुपए खर्च किए, 1 लाख रुपए का बजट रखा था। ठीक, तो इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो, अब भारत में चूँकि शिक्षा का विकास हो रहा था, अब ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ों में जो है सब एक ही मत के हों, अंग्रेज़ भी सब एक मत के नहीं थे, उनमें भी मतभेद हुआ करता था। तो यहाँ पर मतभेद जब होगा तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा। तो भारत में शिक्षा को लेकर के विवाद देखने को मिलता है, भारतीय शिक्षा में विवाद देखने को मिलता है। तो विवाद हम यहाँ पर 2 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला विवाद जो देखने को मिलता है तो उसमें कुछ जो यूरोपीय थे, कुछ अंग्रेज थे, वो कहते थे कि भारत में सभी को, मतलब ज़मीनी स्तर से सरकार को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करना चाहिए, प्रत्येक यानी जन जन को, जितने भी लोग हैं सबको, जन जन को भारत में शिक्षित करना चाहिए, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सभी भारतीयों को शिक्षित करना चाहिए, जन जन को शिक्षित करना। एक मत के लोग ये थे, और एक मत के लोग ये थे, कहते थे नहीं, बड़े लोगों को शिक्षित कर दो, जो ऊपर बैठे उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे राजा महाराजा, सामंत या जमींदार, तो उच्च वर्ग को क्या कर दो, शिक्षित कर दो। तो उच्च वर्ग को शिक्षित कर दोगे तो नीचे वाले अपने आप ही इनसे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो इसको जो है कहा गया डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या कहा गया, डाउनवर्ड यानी जो है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अभी इसको समझाता हूँ, निस्यंदन सिद्धांत। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है, शिक्षा की नीति से, शिक्षा की नीति से। तो अधोमुखी का मतलब होता है नीचे चले जाना। अब जैसे बड़े लोगों को शिक्षित किया, ऊपर उच्च वर्ग को शिक्षित किया, तो उच्च वर्ग से थोड़ा थोड़ा छन करके विचार उनके नीचे तक आएगा। ये इनको शिक्षित कर दिया, तो यहाँ से मान लो इनको हमने ABCD सिखा दिया, इनको क्या सिखा दिया, ABCD सिखा दिया, तो नीचे यहाँ छन छन करके थोड़ा बहुत तो बचेगा, XYZ तो आ ही जाएगा, यहाँ नीचे तक थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। जैसे एक बार जो है एक अंग्रेज आया, उसने कहीं से ऐसे छन करके शिक्षित हो गया होगा, भारतीय था, ठीक, तो उस गांव में पहुंचा अंग्रेज, तो उससे पूछा होगा व्हाट इज योर नेम, तो अब ऊपर से छन करके आया होगा, ABCD सीख गया होगा, कह रहे ABCD, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, XYZ, 2-4 हाथ लगाए उसको, वो चला गया। गाँव वाले कह रहे अरे अंग्रेज आया तुमसे अंग्रेजी में बात करके क्या तुमने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, कह रहा, तो वो कह रहा अरे वो मुझसे बहुत प्रभावित हुआ था, वो कह रहा था कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जानते हो, और तुम यहाँ गांव में सड़ रहे हो। तो वही वाली कहानी है कि यहाँ से शिक्षित कर दोगे तो शिक्षा का थोड़ा बहुत बचा हुआ निम्न वर्ग तक पहुँचेगा। इसी को कहते हैं निस्यंदन। निस्यंदन मतलब टपक टपक कर पहुँचना, निस्यंदन मतलब छन छन करके पहुँचना, टपक टपक कर। क्या शिक्षा, कहाँ से, उच्च वर्ग से, कहाँ से, उच्च वर्ग से। तो इसी सिद्धांत को कहा गया अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। और इस सिद्धांत को दिया था मैकाले ने। किसने दिया था, मैकाले ने। आप बहुत नाम सुनते हो ना, मैकाले की शिक्षा प्रणाली, तो यहाँ पर पकड़ में आ गया मैकाले। तो ये मैकाले ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये है
शिक्षा से संबंधित एक सिद्धांत, अधोमुखी निषेधन सिद्धांत, और जिसको किसने दिया था? मैकाले महोदय ने, लॉर्ड मैकाले महोदय ने दिया था। अब इसको जो है इस सिद्धांत को लागू भी कर दिया गया, इस सिद्धांत को लागू भी कर दिया गया ऑकलैंड महोदय ने। उस समय ऑकलैंड यहाँ के भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को लागू कर दिया। किसने लागू किया? तो प्रश्न आएगा कि किस गवर्नर जनरल ने मैकाले की शिक्षा पद्धति को भारत में, जो अधोमुखी निषेधन वाली शिक्षा पद्धति थी, उसे लागू किया? किसने? ऑकलैंड ने। किसने लागू किया? ऑकलैंड महोदय ने, जो गवर्नर जनरल यहाँ के हुआ करते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, मैकाले को भारत में जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि मैकाले ने 1835 में, फरवरी 1835 में इसने, मैकाले ने अपना एक स्मरण पत्र जारी किया। क्या जारी किया? स्मरण पत्र। ठीक है, स्मरण पत्र, जिसको माइन्यूट ऑफ मैकाले कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइन्यूट ऑफ मैकाले। तो मैकाले ने एक, माइन्यूट का मतलब स्मरण पत्र, एक उसने क्या लिखा? एक पत्र लिखा, बड़ा सा खर्रा लिखा, जिसमें कुछ बातें लिखी शिक्षा से संबंधित कि भारत में कैसे कैसे शिक्षा होनी चाहिए। उसमें जो है बहुत सारी बातें लिखी। तो इस तरीके से फरवरी 1835 में जो है मैकाले ने अपना एक स्मरण पत्र जारी किया, और इसे 7 मार्च 1835 को इसकी तस्दीक भी कर दी गई। उस समय के गवर्नर जनरल थे जो है विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। हाँ, कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तो विलियम बेंटिक ने जो है मैकाले के जो स्मरण पत्र था, माइन्यूट जो था, उसको किसने लागू कर दिया? विलियम बेंटिक ने। और विलियम बेंटिक को भारत में जो है एक सामाजिक सुधारवादी गवर्नर के रूप में जाना जाता है। सामाजिक सुधारवादी गवर्नर के रूप में किसको जाना जाता है? विलियम बेंटिक को। तो विलियम बेंटिक ने जो है भारत में ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसे क्या कर दिया? लागू कर दिया। डाउनवर्ड अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किसने लागू किया? ऑकलैंड ने। किसने लागू किया? ऑकलैंड ने। लेकिन जो है 1835 का जो माइन्यूट था मैकाले का, उसको किसने लागू किया? विलियम बेंटिक ने। क्योंकि विलियम बेंटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। कौन? विलियम बेंटिक। इसके पहले गवर्नर होते थे, फिर बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। फिर 1833 के एक्ट से जो है विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, और 1858 में वायसराय आते हैं। ठीक, वो अलग है। तो चारों चीज़ हम पढ़ाएंगे एक बार पूरा सब। अभी तो इसमें नाम है, वारेन हेस्टिंग तो गवर्नर था, गवर्नर जनरल बन के आता है 1773 के एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल। दोनों में अंतर समझो। हाँ, ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये पूरे भारत का। अब चूंकि भारत में अंग्रेज प्रांत कई होने लगे थे, 1833 तक आते आते भारत में कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। तो अब जो है जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल होगा, वो कहाँ? पूरे क्षेत्र को देखेगा, पूरे क्षेत्र की गवर्नरी देखेगा वो। तो इसलिए उसको कहा जाता था भारत का गवर्नर जनरल। अभी बैठता तो वहाँ कलकत्ता में ही था, राजधानी तो कलकत्ता ही थी अंग्रेजों की इस समय तक। वो तो बाद में 1911-12 में चेंज होती है, दिल्ली आती है। अभी तो राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता ही थी। तो इस तरीके से जो है माइन्यूट जो स्मरण पत्र था, वो विलियम बेंटिक ने लागू किया। और ये तो पहला विवाद हो गया, ये पहला विवाद। दूसरा विवाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दूसरे विवाद में ये था, कुछ विद्वान जो अंग्रेज थे वो कहते थे भारत में भारतीयों की शिक्षा उन्हीं की भाषा में देनी चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी सीखें, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय भी अंग्रेजी सीखें। तो वो कहते थे कि भारत को जो है मतलब इनको प्राच्य संस्कृत में शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राच्य, और दूसरे थे वो कहते थे नहीं, भारत को पाश्चात्य संस्कृत में शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन से? पाश्चात्य में। तो प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी। प्राच्य का मतलब क्या होता है? पूर्वी। हम लोग सब पूर्वी दुनिया के लोग हैं ना, हम लोग सब पूर्वी दुनिया को ले। और पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी। और पश्चिमी में कौन है? अंग्रेज है ना, आंग्ल। तो ये लोग कहते थे कि आंग्ल भाषा में भारतीयों को शिक्षित किया जाए। कुछ लोग कहते थे भारतीयों को किसमें शिक्षित किया जाए? आंग्ल भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा में उनको पढ़ाया जाए। और कुछ कहते थे अंग्रेज कुछ कहते थे कि नहीं, उनको किसमें शिक्षा दी जाए? प्राच्य भाषा में। प्राच्य जो भारत की ही भाषा है, जो भारत की अरबी भाषा होती थी उस समय, हिंदी भाषा होती थी, संस्कृत भाषा होती थी, इन्हीं भाषाओं में उनको क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अंग्रेजी कह रहा हूँ, तो इन भाषाओं में दिया जाए। तो प्राच्य, इसीलिए प्राच्य। अब प्राच्य का मतलब समझ गए?
प्राच्य का मतलब पूर्वी, पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी। कहते नहीं पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, तो कौन? अमेरिका हो गए, यूरोप के देश हो गए, सब कौन सी सभ्यता के हैं? पाश्चात्य सभ्यता। और प्राच्य में हिंदुस्तानी वगैरह सब कहाँ जाते हैं? प्राच्य सभ्यता में। ठीक, तो यहाँ अब ये इनमें कौन कौन से विद्वान थे जो इसके समर्थक थे? तो इसमें जो है आपका प्रिंसेप थे, इसमें प्रिंसेप थे एक जो है, और विल्सन थे। ठीक है, तो ये कुछ विद्वान, 2-3 विद्वान थे जो कहते थे नहीं, भारतीयों को शिक्षा किसमें देनी चाहिए? हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में, यही की जो भाषा है उनकी, उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ज़्यादा पढ़ा दोगे अंग्रेजी से अंग्रेजी तो बड़े होशियार हो जाएंगे ये। तो देखो दोनों की सोच अपनी अपनी जगह जो है वही थी, ज़्यादा शिक्षित नहीं करना चाहते थे भारतीयों को। तो अब लोग, बहुत सारे विद्वान कहते हैं नहीं, ये हिमायती थे कि भारत में शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा भारतीय ही तहजीब में देना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन इनकी सोच अगर देखी जाए तो बहुत तुच्छ थी। ये नहीं चाहते थे कि भारतीय ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, लेकिन चूंकि यहाँ शासन करना था तो विकास तो करना है शिक्षा का, एजुकेशन का, तो ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय भाषा में ही पढ़ाया जाए। और दूसरे जो पाश्चात्य शिक्षा में जो अंग्रेजी भाषा को जो है इसके हिमायती थे, उसमें आपका लॉर्ड मुनरो था। उसमें कौन था? लॉर्ड मुनरो था। एल फिंस्टन था। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको नोट कर लेना। एल फिंस्टन था, और इसके अलावा मैकाले तो था ही, मैकाले भी था इसी में। तो ये 2-3 नाम हैं जो कहते थे कि भारतीयों को किसमें शिक्षा दी जाए? पाश्चात्य भाषा में। किसमें? पाश्चात्य। और पाश्चात्य भाषा क्या थी? आंग्ल भाषा थी। क्या भाषा थी? आंग्ल, अंग्रेजी भाषा। तो ये लोग कहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए भाई। हम ये चाहते थे, मैकाले तो ये चाहता था कि भारत के जो काली चमड़ी वाले हैं, काली चमड़ी जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो जो उनका हाव भाव है, जो उनका कल्चर है, कैसा हो? इंग्लिस्तानी हो, अंग्रेज हो। उनको चमड़ी काली हो, लेकिन उनको क्या सिखाना है? हमको इंग्लिस्तानी सिखाना है, उन्हें इंग्लिश सिखाना है, अंग्रेजी में रहना सिखाना है। तो वो मैकाले इस तरीके से चाहता था, तो इसलिए जो है इनको ये सिखाने के लिए इन लोगों ने कहा। और इस बात के हिमायती जो प्रिंसिप विल्सन से पहले भी प्राच्य शिक्षा के हिमायती थे वारेन हेस्टिंग्स भी था। प्राच्य जो है भारत को भारतीयों में ही जो है भारत, तभी तो उसने मदरसा स्थापित किया था। मदरसा में क्या उर्दू भाषा पढ़ाया जाता है ना, मदरसा वगैरह में अरबी, फारसी, उर्दू। तो वारेन हेस्टिंग भी इसी बात का हिमायती था। प्रश्न यहाँ से आता है कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, वो जो है भारत में किस शिक्षा का हिमायती था? प्राच्य शिक्षा का, प्राच्य शिक्षा का। और इनसे पहले एक और आया था जो है इन लोगों से, प्रिंसिप ऑफ विल्सन से पहले लॉर्ड मिंटो, एक और था लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो है उसने भी जो है प्राच्य शिक्षा को जो है उसी पर फोकस किया था कि प्राच्य शिक्षा ही भारत में होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 2 विवाद हम देखते हैं। पहला विवाद ये कहता है कि जन जन को शिक्षा देनी चाहिए, और उसमें जो है उच्च वर्ग को शिक्षा देनी। 2 लोगों के बीच मतभेद था। एक वर्ग कहता था कि नहीं, सारे भारतीयों को क्या करो? पढ़ाओ, सरकार को सारे भारतीयों को पढ़ाना चाहिए। और एक वर्ग कहता था नहीं, सिर्फ बड़े लोगों को, उच्च वर्ग को पढ़ा दो, जमींदारों को, राजाओं को, और जो है बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को। तो वहाँ से शिक्षा छन छन करके, टपक टपक करके कहाँ पहुँच जाएगी? नीचे, निम्न लोगों तक पहुँच जाएगी। तो उसको कहा गया डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, या कौन सा सिद्धांत? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला कौन था? मैकाले। और इस सिद्धांत को लागू करने वाला कौन था? ऑकलैंड। कौन था? ऑकलैंड ये वही था जिसने जो शेरशाह सूरी ने एक शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था, कलकत्ता से लेकर के और जो है आपका लाहौर तक पूरा जो है शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था। उसी मार्ग का नाम बदल करके ऑकलैंड ने कर दिया था जीटी रोड। क्या नाम रख दिया था? जीटी रोड, जो तुम्हारे आगरा से होकर के गुजरती है। तो उसका नामकरण जीटी रोड नाम किसने किया था? ऑकलैंड ने किया था। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, ये हम जब अभी खैर और गहराई में पढ़ेंगे आगे। तो ऑकलैंड का नाम आया इसलिए हमने यहाँ बता दिया। तो इस तरीके से ये विवाद चल रहा था मैकाले वाला, ठीक। तो लेकिन बाद में जो है इसी 1835 के इसी मैकाले के स्मरण के तहत जो है इसी शिक्षा पद्धति को भारत में लागू कर दिया जाता है। कौन? पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को। अब इसके हिमायती भारतीय भी थे। भारतीय में जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, ये कहते थे नहीं, भारतीयों को भी अंग्रेजी पढ़ने का पूरा अधिकार है, अंग्रेजी पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे। तो राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने भी पाश्चात्य शिक्षा का क्या किया था? जो है समर्थन किया था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा होनी चाहिए, लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग जब सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे
तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से लोगों ने जो है क्या क्या बातें कही थी, सामाजिक आंदोलन के तहत सारा पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी बातें जो है होती है और यही सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। जो ये वाली विवाद में जो ये वाला पाश्चात्य शिक्षा वाला था, यही क्या हो जाता है, सारी बातें मैकाले की क्या कर दी जाती हैं, लागू कर दी जाती है। ये लागू नहीं होता है, प्राच्य शिक्षा नहीं लागू होता है, लागू कौन सा होता है, पाश्चात्य शिक्षा। ठीक, अब इसके बाद में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो है डिस्पैच आता है शिक्षा से संबंधित, उड डिस्पैच। कौन सा, उड डिस्पैच एक आता है। हाँ, उसमें नहीं होगा, उसको जो है पढ़ लेते हैं अभी। उड डिस्पैच, इसको दे देंगे हम जो है पीडीएफ में। हाँ, पीडीएफ में दे देंगे, अभी लिखा नहीं था मैंने। 1854 का एक डिस्पैच है जिसको बोलते हैं उड डिस्पैच। ठीक, इसको याद रखना। 1854 का एक डिस्पैच है जिसको कहते हैं उड डिस्पैच। चार्ल्स जो है उड नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम था, चार्ल्स उड। चार्ल्स उड जो है ये इंग्लैंड में जो है जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे। मैंने बताया था कि कंपनी जो है बोर्ड से चलती थी जिसमें लगभग 24 मेंबर्स होते थे। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कौन चलाती थी, इंग्लैंड में बैठे हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग चलाते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड कौन था, चार्ल्स वुड था उस समय। कौन था, चार्ल्स वुड था। तो चार्ल्स वुड ने जो है एक डिस्पैच भेजा। डिस्पैच मतलब जो है बहुत सारी सिफारिशें की शिक्षा से संबंधित कि भारत में ये सुधार होना चाहिए शिक्षा पर। तो कब भेजा था, 1854 में। तो ये मोस्टली जो है लगभग इसमें अनुच्छेद जो थे, इसमें बातें कही गई थी लिख करके, कितने अनुच्छेद में, 100 अनुच्छेद में। तो यहाँ से भी प्रश्न आता कि जो चार्ल्स का उड डिस्पैच था, चार्ल्स उड डिस्पैच जो था वो कितने अनुच्छेद में, 100 अनुच्छेद में उसकी बातें की गई थी। और इसके अलावा इस पे जो बात की गई थी वो विश्वविद्यालय शिक्षा पर की गई थी। किस पर, विश्वविद्यालय शिक्षा पर। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, उड डिस्पैच जो है वो किस शिक्षा पर जो है फोकस करता है, अपनी सिफारिशें देता है, विश्वविद्यालयी शिक्षा पर। किस शिक्षा पर, विश्वविद्यालयी शिक्षा पर। और इसीलिए चूंकि 100 अनुच्छेद थे, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, इसीलिए शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, मैग्ना कार्टा उड डिस्पैच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उड डिस्पैच को कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब मैंने बता दिया है पहले भी जब हम पढ़ रहे थे। 1717 का मैग्ना कार्टा। कौन सा मैग्ना कार्टा था ये, किससे मिला था, फर्रुख सियर से मिला था। अंग्रेजों को अंग्रेज हाँ, व्यापार करने का जो है अंग्रेजों को एक शासनादेश जारी हुआ था, महाआदेश, जिसको क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक, तो ऐसे ही ये महाआदेश था या फिर एक तरीके से बहुत बड़ा जो है क्या था, जो है अधिकार पत्र था, घोषणा पत्र था, अधिकार पत्र था। तो इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में आए हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, तो उड डिस्पैच को कहा गया। अब ये तो बात हो गई ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें, लेकिन इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, इसकी सिफारिशें क्या थी। तो सिफारिशें, सबसे पहली बात तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा भारत में इसका प्रसार होना चाहिए, ये कहता था। ठीक, वुड कहता था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करो, पाश्चात्य जो हमारे अंग्रेजी शिक्षा है उसको क्या करो, फैला दो, जिससे ज़्यादातर मात्रा में जब अंग्रेजी सीख जाएंगे तो लोग धर्म परिवर्तन भी आसानी से करेंगे। 1813 का जो एक्ट आया था उसमें एक चार्टर एक्ट, उसमें 1 लाख रुपए तो दिया ही गया था। साथ में भारत में ईसाई मिशनरियों को भी प्रवेश दिलाया गया था कि भारत में ईसाई मिशनरी आएँ और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ईसाई धर्म का क्या करें, प्रचार प्रसार करें। तो ये 1813 के ही चार्टर एक्ट में ही कहा गया था। तो ऐसा नहीं, नाजायज पैसा ऐसा नहीं खर्च किया गया था, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसमें बहुत जो है इनकी सोची समझी रणनीति थी। तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार जब होगा तो भारतीय लोग खुद ही क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन, ईसाई बन जाएंगे। हिंदू धर्म त्याग करके क्या बनते जाएंगे, ईसाई धर्म। अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, उनको इंग्लैंड ले जाएंगे, इंग्लैंड की संस्कृति दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, कहेंगे हिंदू कुछ नहीं होता, छोड़ो हटाओ, चलो क्या बन जाते हैं, ईसाई। बहुत लोगों ने किया भी है धर्म परिवर्तन। तो इनका ये था सिफारिश में। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी जो शिक्षा से संबंधित, वो ये थी कि यहाँ पर जो शिक्षा की 3 कैटेगरी होती थी, उस समय हुआ करती थी। जो प्राथमिक शिक्षा थी और उच्च शिक्षा थी,
उच्च शिक्षा को इन्होंने कहा कि जो है अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। उच्च शिक्षा अर्थात जो डिग्री वाली शिक्षा है, जिसमें तुम लोग डिग्री कर रहे हो, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, वो किस भाषा में होनी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। और जो हाई स्कूल वाली शिक्षा है, जो हाई स्कूल वाली शिक्षा है, हाई स्कूल वाली शिक्षा किस में होनी चाहिए? मिक्स भाषा में होनी चाहिए। किसमें? एंग्लो वर्नाकुलर में होनी चाहिए। किस में होना चाहिए? एंग्लो वर्नाकुलर। अभी बता रहे हैं वर्नाकुलर क्या होता है। तो इसको कहा गया कि हाई स्कूल की जो पढ़ाई है वो किस में होना चाहिए? इंग्लिश में भी होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा में भी। वर्नाकुलर का मतलब होता है मातृभाषा। वर्नाकुलर का मतलब होता है मातृभाषा। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो अगर हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस समय अगर वुड डिस्पैच के आधार पर माना जाए तो हमको शिक्षा कौन सी भाषा में मिलेगी? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में। तो मिक्स भाषा इसको कहा गया जो है हाई स्कूल की भाषा। और जो गांव में प्राथमिक विद्यालय थे, कौन से विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय जो गांव के थे, प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा को कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में इनकी शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी भाषा में? क्षेत्रीय भाषाओं में। इनकी शिक्षा किस में होनी चाहिए? प्राथमिक वालों की क्षेत्रीय। जो उनकी जैसे मान लो तुम्हारा क्षेत्र यहाँ पर जो है ब्रज बोली जाती है तो ब्रज भाषा में जो है शिक्षा होनी चाहिए। क्षेत्रीय जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वुड डिस्पैच की बात थी। अगर इसको हम टेबल में समझे, ये मान लेते हैं उच्च शिक्षा हो गई। ये क्या हो गई? उच्च शिक्षा। इसको कह सकते हो, थोड़ा सीधा बनाए साफ करके। जैसे ये हो गया तुम्हारा उच्च शिक्षा। ये क्या हो गया? उच्च शिक्षा। और इसको किस में दिया जाना है? अंग्रेजी में। इसको किसको? इंग्लिश में। और ये हो गया तुम्हारा प्राथमिक विद्यालय। ये कौन सा विद्यालय हो गया? गांव का प्राथमिक स्कूल। इसको किस में देना है? क्षेत्रीय भाषा में। क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में है। और दूसरा है हाई स्कूल। दूसरा क्या है? हाई स्कूल। अब हाई स्कूल कौन सी भाषा में? दोनों में। तो एक रिंग ऐसे बना सकते हैं, ये अंग्रेजी भी हो गया और ये क्षेत्रीय भाषा भी हो गई। ठीक। तो इस तरीके से जो है डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ऐसे बना करके पढ़ने का तरीका, नोट्स जब भी बनाओ तो इस तरीके से बनाओ, ऐसे ही बनाओ। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से, जिससे रिवीजन करने में आसानी रहे। तुरंत देखो और छप जाए दिमाग में। ठीक है, क्योंकि चित्र छपते हैं दिमाग में, शब्द नहीं छपते हैं। हाँ, परीक्षा में बना के आओगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है। लिखित परीक्षा में ऐसे डायग्राम बना के आओगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो हमेशा दिमाग पे क्या छपते हैं? चित्र छपते हैं। शब्द तो भूल जाते हैं लेकिन चित्र छपते हैं। इसलिए हमेशा चित्रात्मक पढ़ाई करो, डायग्रामेटिक पढ़ाई किया करो। ठीक। तो इस तरीके से जो है ये जो है इनकी कुछ क्या थी महत्वपूर्ण जो है डिस्पैच थी, वुड डिस्पैच की महत्वपूर्ण बातें थी जिन्होंने 1854 में बात की थी। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो लंदन विश्वविद्यालय है, क्या है? लंदन विश्वविद्यालय है। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में जो तीनों कमिश्नरी हैं, कौन कौन सी 3 कमिश्नरी थी उस समय? मुख्य कमिश्नरी कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास और बम्बई। भाई कलकत्ता और भाई तीनों जगह गवर्नर होते थे ना, तो 3 मुख्य जो है उसकी कमिश्नरी थी। कलकत्ता हुआ करती थी, मद्रास और बम्बई। तो इसने कहा कि जो लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। क्या खोला जाना चाहिए? विश्वविद्यालय। क्योंकि वुड डिस्पैच विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। तो ये तीनों विश्वविद्यालय खुल जाते हैं कब? विद्रोह के समय। 1857 का विद्रोह जब होता है, 1857 के विद्रोह के दौरान तीनों विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाते हैं। कौन कौन से? कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक। तो ये तीनों, ये एक बार केबीसी में प्रश्न आया था, केबीसी का ये प्रश्न आया था और उस बंदे ने शायद खेला भी था, बंदी थी, महिला थी एक, तो उसने जैसे तुम पढ़ रहे हो ऐसे वो पढ़ के आई होगी कभी, और बचपन में जो पढ़ा हुआ होता है वो हमेशा जीवन में जीवंत रहता है। ठीक। तो वो भी कह रही थी कि हमारे गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया था बचपन में और वो हमें याद था, उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया था कि जो है वुड का डिस्पैच आया था पूरा जो है, और उसके बाद में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह के समय ही कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, उसमें सन पूछा गया था कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में किस सन में और किस गवर्नर के समय में जो है ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो अब यहाँ पर हमने बता दिया कि उस समय 1857 विद्रोह होना है। क्या होना है? विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के 3 क्षेत्रों में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों में ये पहले विश्वविद्यालय, भारत के पहले आधुनिक विश्वविद्यालय, प्राचीन तो तक्षशिला, नालंदा थे ही, लेकिन आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों बारी बारी से 1857 में अस्तित्व में आते हैं।
तो और कौन से डिस्पैच में बात की गई थी? वुड डिस्पैच में। और ये इस समय जो है गवर्नर जनरल था कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो उस महिला ने ऐसे याद रखा था, कैनिंग सबसे कनिंग याद कर लिया था। कनिंग कौन होता है? जो बहुत कंजूस होता है, उसको कनिंग बोलते हैं। तो उसको जो है ऐसे याद किया था, उसने बताया था विश्लेषण करके कि ऐसे हमको बचपन में पढ़ा दिया गया था इसलिए याद है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उसने सही कर लिया था। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में, आधुनिक भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। और कब स्थापित हुए? जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, तब स्थापित हुआ। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ से, और ये किस पर आधारित था? वुड डिस्पैच पर आधारित था। और इसने और भी कहा कि जो भारतीय प्रांत है, जो भारत में ब्रिटिश प्रांत है, इस समय 5 प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश के, तो जो ब्रिटिश प्रांत हैं उन ब्रिटिश प्रांतों में एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। लोक शिक्षा आयोग। क्या गठन किया जाना चाहिए? लोक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हर प्रांत में क्या होना चाहिए? एक लोक शिक्षा आयोग होना चाहिए। तो लोक शिक्षा आयोग या लोक शिक्षा बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव भी इसमें कहा गया था। किसमें? वुड डिस्पैच में। और ये 1855 में अस्तित्व में भी आ गया। 1855 में भारत में लोक शिक्षा आयोग का भी गठन कर दिया गया था। भारत में लोक शिक्षा आयोग का भी गठन 1855 ईस्वी में कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये सारा कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट था वुड डिस्पैच से संबंधित। और ये वुड डिस्पैच की सारी बातें जो है क्या कर दी गई थी? भारत में लागू कर दी गई थी। सारी बातें, शिक्षा से संबंधित जो भी बातें थी वो सब लागू हो गई थी। ठीक। और इसके अलावा हम लोग जो है अभी आगे सैडलर कमीशन पढ़ेंगे। बहुत सारे कमीशंस आए बीच में। इसमें एक गांधी जी का वर्धा जो है वर्धा आयोग आता है गांधी जी का, वो भी देखेंगे किस तरीके से रहा। फिर जो है अपना भारत की एजुकेशन पॉलिसी आती है, 2 नई शिक्षा नीति आती है, एक 1986 की और एक 2020 की। तो ये सब 2020 वाला हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर आज के समय में है, मतलब शिक्षा नीति जो नई आई है और इसको किस तरीके से जो है अभी लागू नहीं हुआ लेकिन लागू हो जाएगी तो कैसे उसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक। तो इस तरीके से ये शिक्षा नीति का पहला पार्ट